नमस्कार, मैं देवेश साहू, व्याख्याता पंचायत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिछोला आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं का मुख्य विषय लेखा शास्त्र से हमने जो शीर्षक लिया है उस शीर्षक का नाम है साझेदारी के आधारभूत सिद्धांत। और आज हम मुख्य बिंदु साझेदारी के आधारभूत सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम साझेदारी का अर्थ, तत्पश्चात साझेदारी फर्म की विशेषताएं, साझेदारी का संलेख और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो सर्वप्रथम चलते हैं साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार निर्धारित किया गया है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी ऐसे व्यापार को चलाने के लिए सहमत होना जो पूर्ण रूप से वैध हो और उस व्यापार को चलाने के लिए उन सभी के द्वारा कुछ न कुछ रुपए घर से लाकर संपत्ति रूप में लगाए जाते हैं, जिनमें सबकी हिस्सेदारी होती है, इसलिए सबको साझेदार कहलाते हैं और सभी मालिक के हैसियत से होते हैं। दूसरी बात, ये व्यापार को साझेदारी फर्म में जितने भी साझेदार रहते हैं उनमें से किसी एक के द्वारा पूरे फर्म के लिए चलाया जा सकता है या सभी के द्वारा भी चलाया जा सकते हैं। वो सारी चीजें संलेख के शर्तों के ऊपर निर्भर करती है। ओवरऑल साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी ऐसे व्यापार को आपस में चलाकर उसमें होने वाले लाभ हानि को किसी निश्चित अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं, जो व्यापार इनमें से किसी के द्वारा भी चलाया जा सकता है और सबके द्वारा भी सबके लिए चलाया जा सकता है। साझेदारी फर्म की विशेषताएं अभी हमने परिभाषा के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से देखा है, सुना है कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। साझेदारी फर्म को चलाने के लिए न्यूनतम 2 और अधिकतम 100 सामान्य साझेदारी की दशा में, परंतु बैंकिंग व्यवसाय में इसकी संख्या 50 तक अधिकतम सीमित कर दी गई है, जो नियम 10 लागू होते हैं। दूसरी बात, इनका जो दायित्व होता है साझेदारों का वो असीमित होता है। अगर फर्म निरंतर हानि में चल रही है तो वो साझेदारों के द्वारा उस हानि की पूर्ति के लिए उनको अपने घर से निजी संपत्ति को बेचकर भी पैसा चुकाना पड़ता है। यदि फर्म का समापन हो जाता है और समापन की दशा में मान के चलो फर्म का बाहरी दायित्व है, कर्ज है, कुछ लेनदारियां हैं, उनको भी उनको घर से लाकर भुगतान करना पड़ता है, इसलिए इनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। दूसरी बात, इनका जो उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्य है लाभ अर्जित करना, चाहे वो व्यापार साझेदारी हो या एकल व्यापारी हो। अंतर वही है, एकल व्यापारी में मालिक एक होता है, सारे लाभ और हानि को खुद ही रखेगा या वहन करेगा, परंतु ये साझेदारी है, इसमें जो भी लाभ या हानि होगा वो सभी के द्वारा कुछ निश्चित अनुपात के आधार पर वितरित किया जाता है, जो संलेख के आधार पर तय किया जाता है। साथ ही पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि कई ऐसे लोकप्रिय पर्सन होते हैं, कुशल व्यक्तित्व के होते हैं। मान के लो अगर हम महेंद्र सिंह धोनी को ले लें, भारतीय क्रिकेट टीम के वो कप्तान रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। अगर हम उनको हमारे साझेदारी फर्म में शामिल करेंगे तो उनका आना ही एक प्रकार से पूंजी है, क्योंकि उनकी नाम की जो ख्याति है, लोग उनके नाम को देखकर हमारे फर्म में सामान या वस्तुओं को आदान प्रदान करेंगे, जिससे हमारा जो फर्म है वो निरंतर वृद्धि होगा और लाभ भी अधिक अर्जित करेंगे। इसलिए पूंजी लगाने का जो शर्त है यहाँ पर लागू नहीं होता। साथ ही जितने भी साझेदार होते हैं उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। वो कब होगा? जब उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक हो। कुछ विशेष दशाओं में वयस्क को भी साझेदार की फर्म में शामिल किए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा किसी आने वाले दिनों में करेंगे। उसके पश्चात साझेदारी की जो मुख्य और प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषताएं और निकल कर सामने आ रही है, वो है एक निश्चित व्यवसाय का होना। भाई साझेदारी फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना है, इसका मतलब यह है कि वो किसी न किसी वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान क्रय विक्रय करेगी। एक निश्चित व्यवसाय होना चाहिए ताकि वो व्यवसाय वैध होना चाहिए। किसी प्रकार से व्यवसाय
शासन या कानून के नियमों के उल्लंघन करते हुए ना पाया जाए, ऐसा व्यवसाय होना चाहिए, तभी साझेदारी जो फर्म है वो वैध माना जाता है। तो मुख्य बिंदु पर हमने अभी चर्चा किया। उसी प्रकार साझेदारी संलेख क्या होता है? मान के चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव होता है, तो सभी बच्चों की से पूछते हैं कि भाई कौन रंगोली प्रतियोगिता में कौन रहेगा, भाषण कौन देगा, नृत्य में कौन रहेगा, गायन में कौन रहेगा। और उसके लिए हमने एक नियम और शर्त लागू कर दिया कि नृत्य में कौन ले सकता है, कौन नहीं, स्कूल के बाहरी व्यक्ति नहीं ले सकते। वही प्रकार से संलेख है। ठीक उसी प्रकार साझेदारी फर्मों को संचालित करने के लिए भी एक संलेख तैयार किया जाता है। एक निश्चित प्रारूप में यह लिखा जाता है, और ये लिखित होना साझेदारों के हित में होता है और मौखिक भी हो सकता है, परंतु इसको बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। तो इस प्रकार साझेदारी संलेख का आशय होता है साझेदारी फर्मों को चलाने के लिए जिन नियमों और शर्तों का उल्लेख जिस पत्र के माध्यम से किया जाता है वो होता है साझेदारी संलेख। और इसी संलेख के आधार पर हम फर्मों को निरंतर संचालित करते रहते हैं, जो हमको एक प्रकार से दिशा सूचक यंत्र का काम करती है फर्मों को चलाने के लिए। अब हम आते हैं, अगर संलेख नहीं हुआ है, अर्थात साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, फर्म चल रहा है, हमने किसी प्रकार का संलेख का निर्माण नहीं किया, तो इस स्थिति में सारणी आ के आधार पर भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 1932 के जो प्रावधान है, धारा 11 से 17 के बीच जो वर्णित प्रावधान है, उस प्रावधान के नियमों को हमको अनुकरण करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्मों को लाभ होता है तो सभी साझेदारों में समान रूप से बांटा जाएगा, हानि होगा तो भी बराबर बराबर बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाएगा, साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, किसी भी साझेदार को उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी प्रकार से पारिश्रमिक या मजदूरी या वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। और अंतिम बात है, अगर कोई साझेदार साझेदारी फर्म को बतौर ऋण कर्ज देता है तो उस कर्ज के लिए साझेदारी फर्म का दायित्व है कि समझौता हो या ना हो। संलेख के अभाव में ऋण पर एक निश्चित 6% की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। धन्यवाद।